सबसे पहली बात, न्यूमरोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी की अहमियत क्या है। ओके, पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे, क्योंकि न्यूमरोलॉजी है क्या असल में, इट इज अ साइंस ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो फिर न्यूमरोलॉजी एक दावा करता है, ठीक है, न्यूमरोलॉजी एक दावा करता है कि एक नंबर्स की भाषा है अपनी, और उस भाषा को जब हम समझ लेते हैं तो फिर हम नंबर्स की भाषा को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ पैटर्न्स छुपे हुए हैं और ये पैटर्न्स लाइफ में रिपीट होते हैं। तो वी कैन मेक आवर लाइफ मोर प्रेडिक्टेबल, वी कैन बी इन कंट्रोल ऑफ फ्यूचर। ठीक है, तो ये फायदा है न्यूमरोलॉजी सीखने का, डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलती है। ओके, तो न्यूमरोलॉजी अंकों की भाषा है। ओके, तो अब देखेंगे कि हम न्यूमरोलॉजी जो दावा करती है कि अंकों की भाषा होती है करके, और उसको पढ़ने से, उस भाषा को समझने से वी कैन मेक बेटर डिसीजंस इन आवर लाइफ्स। ठीक है, अच्छे फैसले हम ले सकते हैं, ज्यादा क्लैरिटी हमें हमारे भविष्य के बारे में हो सकती है। क्या इस दावे में, मतलब इस दावे में दम है, वो सबसे पहले देखते हैं। तो मनीष जी, अगर देखेंगे कि हमारे आजू बाजू क्या अंक हैं, मतलब क्या बहुत सारे अंक होते हैं या बहुत कम अंक होते हैं, हमारे लाइफ में अंकों का प्रभाव क्या ज्यादा है या बहुत कम है, क्या है, हमें देखना चाहिए। ठीक है, मेरे बारे में भी मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, वैसे आप मुझे जानते हैं, सोशल मीडिया पे आप कुछ ना कुछ कंटेंट देख के आए होंगे यहाँ पे, फिर भी एक ब्रीफ स्लाइड में मेरा इंट्रोडक्शन होगा, आप वो बाद में पढ़ लीजिए। मैं अभी एज अ टीचर, एज अ गुरु, मैं जो जो भी कंटेंट मैटर होता है उस पर ज्यादा फोकस करना पसंद करता हूँ, और इंट्रोडक्शन आप आराम से मेरी बात में देख लीजिए। तो अभी हम देखेंगे कि अंक क्या हमारे इर्द गिर्द अंक है। ओके, और कहाँ कहाँ आपको मिलते हैं। सी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्लो, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा स्पीड भी बढ़ेगा, और और नए नए टॉपिक भी जुड़ते जाएंगे। ओके, इस तरह से होगा। तो आप बताइए कि विच आर द नंबर्स यू फाइंड अराउंड यू, कौन से अंक हैं आपके आजू बाजू जो किसी न किसी तरह आपके सामने आते रहते हैं। यस, कुछ एक उदाहरण मैं देता हूं शुरू में, ताकि आप भी उदाहरण दे पाए। ठीक है, मैं आपको ये सब, चैट आपके लिए मैंने ओपन रखा हुआ है, और अब आप चाहे तो अपने आप को भी अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। ओके, जब बात आपको नहीं करनी है सीधी मुझसे, तब आप अपने आप को म्यूटेड रखें, और जब भी आपको बात करनी हो तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ये अभी छोटी बैच है, तो मैं बहुत ज्यादा फ्रीडम बोलने की दे रहा हूँ, नहीं तो ऑल द टाइम लोगों को कंपलसरी म्यूटेड रखा जाता है, ताकि है ना, बैच जो है, जो फ्लो है वो अच्छे से चलता रहे। ओके, तो अभी हम कम लोग हैं, तो हम ज्यादा आपको फ्रीडम दे सकते हैं बोलने की। ठीक है, या मैं शुरू से आगे दोबारा बता रहा हूँ कि मई के महीने में जनरली न्यूमरोलॉजी या रेकी हो जो मैं पढ़ाता हूँ, ये सारे कोर्सेज की छुट्टी होती है, क्योंकि सब स्टूडेंट्स जो हैं घूमने जाते हैं। ये जैसे वेकेशन वाला टाइम रहता है, तो जनरली बैचेस नहीं होते हैं इस महीने में, लेकिन मैं रखता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाने का जो है हर रोज एक एडिक्शन है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, तो मैं रखता हूँ। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप मुझसे सीधे बात कर पाएंगे। ओके, 100, 150, 200 की बैच में नहीं हो पाता है ये। ओके, तो इस अवसर का आप फायदा उठाएं। ओके, तो जैसे घर नंबर होता है, ओके, कौन से नंबर्स हैं आजू बाजू, और कौन से नंबर्स हैं, आप जो गाड़ी चलाते हो व्हीकल नंबर है उसका। ठीक है, या आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं हमारे साथ, तो वहां पे क्या है, आपका फोन नंबर है, तो फोन नंबर भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो ये तो बहुत कॉमन हो गए, फोन नंबर्स, घर नंबर, व्हीकल नंबर। ओके, और भी होते हैं,
जैसे रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो वहां पे प्लेटफॉर्म नंबर्स होते हैं, राइट। क्रिकेट में तो नंबर्स ही नंबर्स होते हैं। हम स्टैटिस्टिक्स देते हैं, मतलब देखते हैं, मतलब क्या, सब सब नंबर्स देखते हैं एक प्लेयर को समझने के लिए, उसके परफॉर्मेंस को। ओके। या किसी भी खेल में नंबर्स होते हैं, नंबर्स के बेसिस पे ही हार जीत तय होती है। ठीक है। और क्या है, योर एज इज नंबर। ठीक है, आपकी उम्र जो चल रही है वो। पॉपुलेशन एक नंबर है, राइट। और वैसे हर एक लेटर के साथ भी एक नंबर अटैच किया हुआ है। कौन सा वो नंबर होता है हम देखेंगे बाद में, राइट। यस। जहां पे भी आप जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पे वार्ड नंबर्स होंगे, बेड नंबर्स होंगे, राइट। और अगर होटल्स में जाएंगे तो रूम नंबर्स होंगे। किसी स्टेडियम में बैठने जाएंगे, ऑडिटोरियम में जाएंगे बैठने के लिए, तो वहां पे सीट नंबर्स होंगे। थिएटर में जाएंगे तो, ठीक है। तो ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता है हमारी जिंदगी में जब हमारा नंबर्स के साथ पाला नहीं पड़ता है, या नंबर के साथ हम सीधे तौर पे तेरा नहीं। दूध रखा हुआ है अंदर फ्रिज में, ले लो। ओके। या हाँ, तो मीनाक्षी जी, हाँ। हाँ, हाँ मीनाक्षी जी, जब आपको बोलना है तब आप अनम्यूट करिए। बाकी समय पे आप म्यूट रख सकती हैं, और वीडियो शुरू रखें, वो अच्छी बात है, ठीक है। बाकी सारे लोगों से भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप वीडियो अपना शुरू रखिए, तो अच्छा है, राइट। ओके। तो अब हम स्लाइड्स पे जाएंगे, और स्लाइड बाय स्लाइड में हम एक पावर पॉइंट देखते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्ट वे में बढ़ेंगे, और सभी को आसानी से समझ आए इस तरह से बढ़ेंगे। आप में से किसी भी, है ना, किसी भी कैंडिडेट ने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन दिया नहीं, सो डोंट शाय अवे। इफ यू वांट टू बी अ न्यूमरोलॉजिस्ट, या इफ यू वांट टू बी अ गाइड और कंसल्टेंट, तो आपको पहले तो बेझिझक बात करनी आनी चाहिए, ओके। और ऐसे ही मौके होते हैं जिनको पकड़ना होता है, ऑलराइट। ये एक रात में कोई चमत्कार नहीं होता कि अचानक आप दूसरे दिन से बहुत बढ़िया बात करने लग गए, कमाल की बात करने लग गए। दिन ब दिन सीखना है, ठीक है। ओके मीनाक्षी जी, एसएसडी जी, और कौन है, गोरख जी। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, और हम पीपीटी देखेंगे। उसमें मैं कुछ पीपीटी के हिसाब से मैंने कुछ फ्लो बनाया हुआ है, उस हिसाब से हम बात करेंगे, ताकि हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकें और बहुत आसानी से आपको कंसेप्ट समझा सकें। मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाऊंगा, लेकिन उसके लिए जो बेसिक है बहुत मजबूत होना जरूरी है, कोई भी सब्जेक्ट हो, बेसिक्स बहुत मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। मनीष जी, प्रियंका जी, शैलेश जी, और ये विवो जी, विवो आप अपना नाम वहां पे जो है ठीक से रखिए, ओके। ऑलराइट। तो ये है अपना फ्री न्यूमरोलॉजी कोर्स, ओके। तो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें टॉपिक्स हैं हमारे अगले, ओके। सो अंकशास्त्र की, मैं अंकशास्त्र में मार्गदर्शक हूँ, और मेरे बारे में जो यहाँ पे जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो हमने रखी है, ऑलराइट। और मैं कई सालों से, लगभग मैं बचपन से शिक्षक रहा हूँ, कॉलेज के दिनों से पढ़ा रहा हूँ मैं खुद के, और मैं आध्यात्मिक गुरु भी हूँ, ओके। तो मैं शिक्षक और गुरु दोनों के तौर पे काम करता हूँ, ठीक है। और इस कोर्स में आप क्या सीखने वाले हैं, ये मैंने सामने रखा है आपके, कि अंकशास्त्र सबसे पहले क्या है देखेंगे, मूलांक कैसे निकालेंगे वो देखेंगे, और हर मूलांक के क्या गुण होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे मेन तो ये चीज होने वाली है आने वाले 2-3 दिनों में, ऑलराइट। और उसके साथ साथ बाकी तो एज अ बाय प्रोडक्ट होता जाएगा, मतलब वो तो डिस्कशन में उस फ्लो में आ ही जाता है, कौन सा लकी डेट्स क्या है, लकी डेज कौन से हैं, कलर्स, ओके। और कौन से करियर ऑप्शंस, कौन से मूलांक के लिए अच्छे हैं, रेमेडीज क्या हैं, और फिर लाइफ में ये सारे, जो आपने जाना अपने बारे में उसको कैसे यूज करना है। और सेलिब्रिटी केस स्टडीज भी देखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा हम देखेंगे कि अपने आप से कैसे न्यूमरोलॉजी को रिलेट करें। और जो साधारण लोग हैं, आम लोग हैं,
आपके जैसे मेरे जैसे, उनके साथ कैसे न्यूमरोलॉजी को रिलेट करें। ओके, यस। तो उस पे हमारा फोकस है। तो अंकशास्त्र क्या है? ओके, तो अंकशास्त्र जीवन को समझने के लिए एक माध्यम है। और और कैसे, देखो, मतलब हर अंक की अपनी एनर्जी है, ठीक है, और वो अपनी अलग एनर्जी रखता है। कैसे आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। और हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपकी जन्म तिथि आपकी पर्सनैलिटी पे प्रभाव डालती है, करियर पे, लक पे, सभी पे प्रभाव डालती है। और किस तरह से आप ये सब समझने के बाद अपने जीवन में उन बातों को उतार के इम्प्लीमेंट करके बेहतर रिजल्ट्स पा सकते हैं, ठीक है। यस। तो ये जो अभी आपके सामने कोट है, ये बहुत बड़े फिजिक्स साइंटिस्ट का है, फिजिसिस्ट फाइनमन। तो वो क्या बोलते थे कि इस प्रकृति, मतलब इस प्रकृति को समझना एक चेस गेम को समझने की जैसा है। मान लीजिए कोई दो खिलाड़ी खेल रहे हैं चेस, और आप वो देख रहे हैं, और उन खिलाड़ियों ने बोला है कि हम आपको कुछ भी नहीं बताएंगे, हम बस खेलेंगे, आप बस देखो जो खेल है और समझ लो कि नियम क्या है, हम खुद से कुछ नहीं बताएंगे। तो कुछ वैसे ही है कि इस प्रकृति में, है ना, नेचर का जो अपना खेल है वो चलता रहता है ना। दिन रात इसका साइकिल चलता है, सीजन्स बदलते रहते हैं। तो हम ऑब्जर्व करके फिर इस प्रकृति के नियमों को समझते हैं। ऑलराइट, प्रकृति हमारे कान में आके नहीं बताती है नियम क्या है, हमको ऑब्जर्वेशन से समझना है। और एक बार नियम समझ में आ जाए तो फिर उन नियमों का हमारे फायदे के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यस, क्योंकि जो फंडामेंटल चीजें होती हैं वो वही रहती है। ऑलराइट, तो अगर आपको फंडामेंटल्स समझ में आ जाते हैं, है ना, इस प्रकृति के, इस संसार के, तो उनको आप अपने फायदे के लिए या अपने अच्छे भविष्य के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी कैसे काम करता है, क्या वजह है कि न्यूमरोलॉजी बढ़िया से काम करता है, उसका हमने एक समर्थन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक विश्व की ये मूल भाषा है। ओके, मतलब हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसको हर कोई समझता है। जैसे मानो जन्म से ही समझता हो, बड़ी आसानी से समझता है कोई भी आदमी, जिसको सिर्फ नंबर आते हैं 1 से लेके 10 तक, और बाकी वो अनपढ़ हो तो भी वो समझ जाएगा। क्योंकि जिस तरह से भावनाएं क्या है, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है कि आपके चेहरे पे जैसे कोई, 1 मिनट, क्या हो गया है? हाँ, आपको स्क्रीन दिख रही है क्या, नहीं है? ये है कंपेनियन, these features will be started meeting questions, ओके, मीटिंग समरी ट्रांसक्रिप्शंस, ओके स्टार्ट। ठीक है, किसी ने एआई कंपेनियन शुरू करने की रिक्वेस्ट की है, तो मैं कर देता हूँ एआई कंपेनियन, ठीक है। तो अभी आप देखिए कि अंकों की भाषा को हम किस तरह से हमको समझना है, राइट। ठीक है, तो दोबारा से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और वहां पे हम देखेंगे। अभी वो क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज, नो नो, ओके, आई डिडंट गेट द कॉन्टेक्स्ट, व्हाट आर यू सेइंग अबाउट। वो भी है। ओके, वह धर्म सिंह जी जो पंजाब से हैं, अमृतसर से। ओके, और एज अ हॉबी वो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, ठीक है। अभी देखिए, आलू भर गया। तो हम देख रहे थे कि यूनिवर्सल लैंग्वेज कौन सी होती है, जैसे कि लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन या भावनाएं। जैसे गुस्सा है, तो कोई व्यक्ति गुस्सा है ये वो देखते ही पता चल जाता है, क्योंकि चेहरे के एक्सप्रेशन से। ऑलराइट, और वो एक्सप्रेशंस चाहे
इस दुनिया में आप कहीं पे भी जाए सिमिलर होते हैं। ठीक है। इस- तो हम बोल सकते हैं। इस समझे वो बड़ा आगे। ओके, सबसे पहले आप अपने आप को म्यूट करें। हाँ, तो अभी इस स्लाइड से देखेंगे हम कि किस तरह से ये है ना, अंकों की भाषा भी यूनिवर्सल है। देखिए, मतलब हर अंक का जो मीनिंग है उसका लगभग सेम अर्थ किसी भी कल्चर में या किसी भी कंट्री में लिया जाता है, लगभग वो बोल रहा हूँ। और लाइक म्यूजिक इज यूनिवर्सल लैंग्वेज, numbers is universal language, facial expressions universal language, and body language is also universal language। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति संसार का इन भाषाओं को समझता है। ऑलराइट, क्योंकि ये मतलब हमारे हम बोल सकते हैं हमारे व्यक्तित्व के अंदर ही ये सब समझ पहले से होती है। हम पहले से ही ये सारी चीजें जानते हैं। अभी देखेंगे हम कि न्यूमरोलॉजी फिर किस तरह से है ना इस संसार को समझता है। ऑलराइट, और और इस मिस्ट्री को डिकोड करने के लिए अप्रोच क्या लेता है न्यूमरोलॉजी। ओके, तो अब मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूं। तो यूनिवर्सल लैंग्वेज, तो न्यूमरोलॉजी भी एक नंबर्स की यूनिवर्सल लैंग्वेज को यूज कर रहा है। ऑलराइट, और हमको क्या दिखता है जब हम इस नेचर को, इस प्रकृति को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें दिखता है कि कुछ चीजें बार बार रिपीट होती रहती हैं। कुछ तो बात है कि कोई सीक्रेट है और वही वही चलता रहता है। पैटर्न्स होते हैं, रिपीटेटिव पैटर्न्स। तो अगर हम उन पैटर्न्स को समझ पाए कि कौन से चल रहे हैं, तो फिर हम बता सकते हैं कि ये पैटर्न दोबारा कब आए। ठीक है। और पूरी लाइफ ही पैटर्न्स पे चलती है, तो फिर हम प्रेडिक्टेबल बना सकते हैं बहुत सारे लाइफ के इवेंट्स को। ठीक है। यस। तो कौन से साइकिल्स आप देखते हैं कि संख्याओं का चक्र है। ओके, या 1 से 9 तक का चक्र होता है, जैसे कि 1 से 9 तक एक चक्र हो गया। फिर 10 मतलब क्या है, 1+0 मतलब दोबारा से 10 मतलब एक का ही एक रूप है, इट इज अ फॉर्म ऑफ 1। ठीक है। 11 क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ 2। 12 इट्स अ फॉर्म ऑफ 3, 1+2। तो 13 क्या है, 4 का ही और एक रूप है। ओके, 4, 13, 22, 31, 40, ये क्या है, 4 ये जो फंडामेंटल आंकड़ा है उसी के रूप है। ओके, मतलब रूप बदलते जा रहे हैं लेकिन उनका स्वभाव वही रहेगा। 4 और 13 का रूप दिखने में अलग है लेकिन स्वभाव काफी है ना सेम रहेगा। 22 और 40 दिखने में अलग है लेकिन दोनों ही 4 वाले स्वभाव को दर्शाते हैं। तो इस तरह से हम समझते हैं कि 1 से 9 तक एक चक्र होता है, उसके बाद वो रिपीट ही होता रहता है। ऋतुओं का चक्र है, तो ऋतु भी रिपीट होते रहते हैं, सीजन साइकिल। ओके, महीनों का चक्र है, या दिन और रात का चक्र है कि दिन के बाद हमें पता है रात आएगी, रात के बाद फिर दिन आने वाला है। ओके, तो ये बहुत सारे साइकिल्स, अभी तो मैंने बहुत आसान एग्जांपल्स दिए हैं कि मैं खुद एक फिजिक्स टीचर हूँ जो जेई एडवांस्ड पढ़ाता हूँ। तो मैं कोई बहुत कॉम्प्लेक्स बात यहाँ पे नहीं करूंगा, क्योंकि अभी जो स्टूडेंट्स हैं जो न्यूमरोलॉजी सीखते हैं वो हर तबके से हैं, वो हर उम्र उम्र मतलब हर एज ग्रुप से हैं। ऑलराइट, तो सभी को रिलेट करें ऐसे आसान एग्जांपल्स में दे रहा हूँ, नहीं तो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स देने के लिए है, लेकिन उनको देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, यस। ओके, जैसे जल चक्र होता है, वाटर साइकिल है, राइट। सो एवेपोरेशन हो रहा है नदी के पानी का, फिर वो भाप बन के जा रहा है और बादल बन रहे हैं, फिर बादलों को ठंडी हवा लगने से फिर बारिश हो रही है, दोबारा पानी नदी में आ रहा है। ओके, तो ये जैसे वाटर साइकिल है। बायोलॉजिकल साइकिल भी रहता है, हमारे बॉडी का भी रिदम रहता है, हर 24 घंटे के बाद वही वही होता है ना। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न, मतलब हम हर जगह पाते हैं। ऑलराइट,
तो अगर ये पूरे संसार में ही ये इतने सारे प्रेडिक्टेबल पैटर्न हैं, तो जो इंसान की जिंदगी है उसमें भी तो होंगे, होते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले क्या हुआ था, अच्छे से उसको समझते हैं, और फिर उसको रिलेट करते हैं फ्यूचर में। ऑलराइट। और उसके हिसाब से खुद को तैयार रखते हैं ताकि हम मौके का पूरा फायदा उठा पाए। ठीक है। यस। या फिर कोई कयामत आने वाली हो, कोई दिक्कत आने वाली हो, तो उसके लिए भी हम तैयार रहें। तो देखिए ये साइकिल होता है, जैसे एक मतलब जैसे किसी किसी चीज की शुरुआत हो गई। ओके। दो मतलब क्या है उसमें, और थोड़ा सा प्लानिंग हो गया, और थोड़ा सा आर्टिस्टिक कुछ काम उस पे हो गया। तीसरे नंबर पे क्या होता है, उसका एग्जीक्यूशन होता है। चौथे नंबर पे फिर हम उसको थोड़ा क्रिटिकली क्रिटिकली देखते हैं कि नहीं, क्या ठीक हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या गलत है, क्या सही है, मतलब ये विश्लेषण हो गया, उसका तर्क हो गया। ओके, क्रिटिकल एनालिसिस हो गई। उसके बाद पांचवें स्तर पे हम क्या करते हैं, दोबारा से कम्युनिकेट करते हैं कि क्या मतलब हमें क्या चाहिए। ओके। और किस तरह से इसको आगे लेके जाया जाए। तो ये संवाद हो गया। उसके बाद उसको फिर सजाते हैं, है ना, उस फिर उसको संवारते हैं। तो ये हो गया छः। फिर उसके बाद और गहरा रिसर्च उस पर होता है, उसको और बेहतर बनाने के लिए, उसको और डीप लेवल तक समझने के लिए। वो हो गया सातवां स्टेज। ओके। आठवें स्टेज पे हो सकता है कि दोबारा से वो चीज क्या होने लग जाए, मतलब वो थोड़ी खराब होने लग जाए, या हम बोल सकते हैं वो स्ट्रगल करने लग जाए। ओके। और अपने ह्रास की ओर, मतलब जिसको बोलते हैं कि उसका अंत आने वाला है, तो उसकी ओर वो आगे बढ़ने लग जाए, क्योंकि हर जो चीज शुरुआत हुई उसका उसका अंत भी तो होता है। ओके। तो आठ मतलब दोबारा से स्ट्रगल होता है, डिलेज होते हैं, मेहनत होती है। ओले। और शिकस्त होती है, मतलब बहुत हम प्रयास करते हैं। ठीक है। और नाइन नाइन मतलब क्या है, अंत। समझे, मतलब समाप्ति। एक साइकिल वहां पे खत्म होता है। तो इन जनरल संसार में ये नौ स्टेजेस पे कोई भी चीज, मतलब किसी भी कोई भी चीज हो, उसका लाइफ स्पैन हो, उस तरह से चलता है। ओके। तो कोई वस्तु हो, उसी के बारे में, उसके बारे में भी ये सच है। कोई व्यक्ति के बारे में भी यही स्टेजेस रहते हैं रफली। कोई शहर हो, कोई संस्कृति हो, ओके, यही स्टेजेस रहते हैं। बस उसका जो दौर होता है वो भी छोटा और कभी बड़ा, जैसे कि कोई सिविलाइजेशन, कोई सभ्यता जो उभरी, फ्लरिश हुई और उसके बाद खत्म हुई, तो वो उसके लिए हो सकता है 200 500 1000 साल लग जाते हैं। वही ह्यूमन लाइफ के लिए 100 साल में ही सारा सारा कुछ निपट जाता है लगभग। ओके। ऐसा है। और हो सकता है कोई एनिमल हो, जैसे कुत्ता हो, तो 10 साल की उम्र में मतलब 10 साल में वो इन सारी चीजों से गुजरेगा। समझे। ऐसा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पीरियड है, समय का जो कालावधि है, उसमें कम ज्यादा होगा, लेकिन पैटर्न्स तो वही होंगे। ठीक है। Yes. तो लक को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, तो उसके बारे में अभी बात करेंगे। ओके। लेकिन मैं सबसे पहले ये आपको बता दूं कि ये इंटरनल फैक्टर्स जो यहाँ पे लिखे गए हैं, ऑलराइट। तो इंटरनल फैक्टर्स में मूलांक, भाग्यांक, राशियांक और नामांक कहाँ से आ रहे हैं, ये सारे के सारे डेट ऑफ बर्थ से आ रहे हैं। ओके। तो इसका मतलब डेट ऑफ बर्थ को इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया जा रहा है इधर, क्योंकि इतने सारे जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, मतलब मेन फैक्टर्स हो गए ये तो, क्योंकि इसको आप हमेशा साथ लेके ही चलते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप बदल सकते हैं, आपने घर बदल दिया तो आपका प्रॉपर्टी नंबर चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका मूलांक थोड़ी चेंज होता है, जो है सो है। ओके। या आपने मतलब ये आपने पार्टनर बदल दिया, बिजनेस पार्टनर, तो वो पार्टनर नंबर बदल हो गया। ओके, उसमें बदलाव हो गया। या फिर हो सकता है कि आपने एक शादी मतलब किसी की थी, वो उसमें उनका डिवोर्स हो गया और दूसरी शादी हो गई, तो पार्टनर के नंबर बदल जाएंगे, मूलांक भाग्यांक वगैरह। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। या व्हीकल बदल दिया, तो व्हीकल नंबर बदल जाएगा। ठीक है। मोबाइल नंबर भी बदला जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स काफी हद तक हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनल फैक्टर्स तो लगभग जो है सो है, उसमें सिर्फ नामांक को बदलने का हमें मौका मिल सकता है। ओके। तो अभी हम
इसको देखेंगे कि सबसे पहले कि डेट ऑफ बर्थ की इतनी अहमियत क्यों है, न्यूमरोलॉजी में क्यों है, ये हम जानना चाहेंगे। ओके, एक मिनट। तो मैं दोबारा स्टॉप शेयर करता हूं। अब सुनिए, ये थोड़ा सा मैं आपको फेस टू फेस बताना चाहता हूं कि डेट ऑफ बर्थ है ना, डेट ऑफ बर्थ हमेशा जो है हमारे सारे प्रेडिक्शन उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, और बहुत महत्व उसको दिया जाता है। क्या ये लाजमी है, वो देखते हैं। तो देखिए, जब आपका जन्म होता है, मतलब उस समय आप इस दुनिया को एक्सपोज हो जाते हो, ये दुनिया के आप, मतलब ये दुनिया आपके सामने आ जाती है। ठीक है, सो दैट इज योर फर्स्ट एक्सपोजर टू दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट एक्सपोजर बहुत मैटर करता है, इस बात को समझिए आप। जैसे पुराने समय में क्या होता था, पूरी तरह से ऐसे ब्लैक फिल्म होती थी। यहाँ पे अभी ब्लैक फिल्म कुछ है दिखाने के लिए, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। जैसे ये है, ये जो कवर है, ओके, तो इस तरह का पूरा ब्लैक फिल्म फोटो खींचने के लिए यूज किया जाता था। कोडेक के कोडेक मतलब कैमरा होता था, है ना, उस तरह का, जिसमें वो फिल्म होती थी, फोटो फिल्म। डिजिटल कैमरा की पहले की बात कर रहा हूं। अगर आपने नहीं देखा है कभी वैसा कैमरा, तो थोड़ा सा जानकारी उसके बारे में लीजिए, आपको एक पैराग्राफ में इंटरनेट पे जानकारी आ जाएगी। तो उसमें क्या होता था कि वो जो रील है, तो जब फ्लैश आप दबाते थे, तो उससे क्या होता था, वो पूरा ब्लैक जो होता था उस पे कुछ व्हाइट स्पॉट्स आ जाते थे फ्लैश दबाने के बाद। वो होता था उसका फर्स्ट एक्सपोजर। तो उसके सामने जो भी हो उसके अंदर प्रिंट हो जाता था, उसके सामने जो भी, मतलब जो भी व्यक्ति सामने खड़ा है या एक से ज्यादा व्यक्ति, तो उनकी यहाँ पे इमेज बन जाती। फिर उसको धुलने के बाद, उसको डेवलप करने के बाद, वो अच्छी फोटो, मतलब जो प्रॉपर फोटो हमें देखने लायक, वो समझने लायक हो जाती थी। लेकिन मतलब अच्छे से वो रंग खिल के आ जाते थे, लेकिन वो सब रंग इसी के अंदर छिपे होते थे, है ना। वो बस व्हाइट स्पॉट की तरह दिखते थे, इतना क्लियर नहीं दिखता था कुछ, है ना। किसी एक ह्यूमन, है ना, ह्यूमन फिगर जैसा कुछ दिखता था कि कुछ है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो फर्स्ट एक्सपोजर जो होता था उस फिल्म का, पूरी तरह ब्लैक है, मतलब इट्स लाइक अ क्लीन स्लेट, है ना। पूरी तरह से एक, हम बोल सकते हैं ब्लैक बोर्ड है, उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो उस पर कुछ भी लिख सकते हैं, पूरी पॉसिबिलिटी उसमें होती थी। और फिर एक बार उस पे वो व्हाइट स्पॉट्स आ जाएं, तो वही उसका फ्यूचर हो जाता, मतलब वही उस पे वो फोटो आ जाती थी, वही उसका पैटर्न, कांस्टेंट पैटर्न हम बोल सकते। तो वैसे ही, और उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते थे, एक बार वो आपने यूज कर ली तो दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते थे। ओके, तो वैसे ही जिस तरह से फर्स्ट एक्सपोजर से पूरा का पूरा फोटोग्राफ हमेशा के लिए डेवलप हो जाता था, वैसे ही जब आप इस दुनिया में आते हैं, उस समय जो आसमान में जिस तरह का ग्रहों का अरेंजमेंट है, मतलब प्लैनेट्स का जिस तरह से अरेंजमेंट है, उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। ओके, तो ये अरेंजमेंट थोड़ा थोड़ा भी बदल देंगे हम, तो काफी उसका प्रभाव भी अलग से पड़ता है, अलग तरीके से पड़ता है। तो फर्स्ट एक्सपोजर आपका कैसे पता चलता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से पता चलता है। और फर्स्ट एक्सपोजर के साथ ही कुछ पैटर्न्स आपके अंदर अंकित हो जाते हैं, और वो पैटर्न्स पूरी लाइफ टाइम में रिपीट होते रहते हैं एक निश्चित अंतराल के बाद। ओके, और वो क्या अंतराल होगा, रफली मतलब हम बोल सकते हैं 9 साल का अंतराल होता है, हर 9 साल बाद चीजें रिपीट होती हैं, अलग अलग फॉर्म में आती हैं, लेकिन बेसिकली वो उनका जो जो है ना, फंडामेंटली वो सेम ही होती है। ठीक है, या ये तो मैंने रफली बता दिया कि 9 साल के बाद, 9 साल के अंदर भी चीजें काफी रिपीट होती हैं। ओके, हो सकता है 7-7 दिन में रिपीट हो सकता है 30-30 दिन में रिपीट हो। ओके, तो ये डिपेंड करता है, कुछ चीजें 3 महीने बाद रिपीट हो सकती हैं, वो सब हम बाद में देखेंगे। लेकिन फर्स्ट एक्सपोजर आपका डेट ऑफ बर्थ से तय होता है, ये बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था। तो फर्स्ट एक्सपोजर में जो भी पैटर्न आपके साथ है ना, जो आ गया आपके साथ, तो एक तरह से वो प्रोग्राम है, वो बार 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 बार, है ना, एक मान लो कोई सीडी है, अपने आप को वो रिपीट करती रहे इस तरह से।
तो हम किसी भी व्यक्ति के अंदर जो एक पैटर्न है उसके फर्स्ट एक्सपोजर वाली डेट से पता कर सकते हैं। और एक बार वो पैटर्न हमको समझ में आ गया तो उसके लाइफ के बारे में काफी प्रिडिक्शंस हम एक्यूरेटली कर सकते हैं। और इसीलिए डेट ऑफ बर्थ बहुत मैटर करता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये सारे प्लैनेट्स तो इतने दूर हैं, हमारे ऊपर थोड़ा ही उसका कोई प्रभाव पड़ता होगा। लेकिन ये बहुत ही, है ना, बहुत ही छिछला लॉजिक हो गया। देखिए, हर हर चीज को उसके पर्सपेक्टिव में अच्छे से रखेंगे तो पता चलेगा क्या है। तो जैसे आपके आजू बाजू जो नेबर्स रहते हैं तो उनका प्रभाव आप पे रहता है, आपका उन पे रहता है। तो इन जनरल अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो आपके नेबर्स का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, आपकी लोकेलिटी का प्रभाव पड़ता है। तो वैसे ही, है ना, पृथ्वी के लिए ये सारे नेबर्स हैं, ये सारे जो प्लैनेट्स हैं, तो पृथ्वी पर इन सबका प्रभाव पड़ता है। और हम पृथ्वी पर रहने वाले बहुत छोटे छोटे जीव हैं, तो हमारे ऊपर भी पड़ता है। ओके। तो जिस तरह चंद्रमा के कारण समंदर में, है ना, हाई टाइड लो टाइड आती है, तो हम बोल सकते हैं कि मतलब जिस तरह से समंदर पे इतना गहरा इम्पैक्ट चंद्रमा का होता है तो हमारे मन पर भी होता है। बोले तो हम बोल सकते हैं ये सारे प्लैनेट्स जो हैं ये हमारे नेबर्स हैं। और ये जैसे सूर्यमाला है, सूर्य सौर मंडल है, ये जैसे हमारी कॉलोनी है। और यहाँ पे जो भी चलता है इस मोहल्ले में, वो हमें प्रभावित करता है, ऐसा। तो कुछ लोगों का डाउट ये भी रहता है कि क्या सिर्फ सौर मंडल ही सब कुछ है, क्या उसके बियॉन्ड भी तो बहुत बड़ा यूनिवर्स है, तो उसका प्रभाव हम पे नहीं पड़ता? उसका भी पड़ता है, लेकिन कम पड़ेगा। सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा जो सबसे ज्यादा नजदीक है उसका। तो सोलर सिस्टम का सर्वाधिक प्रभाव आपके लाइफ पे पड़ेगा। सोलर सिस्टम के बियॉन्ड बहुत बड़ा यूनिवर्स है, उसका भी पड़ता है, लेकिन वो ज्यादा दूर होने के कारण तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम प्रभाव पड़ेगा, है ना, इस तरह से। तो और कुछ लाइफ में बहुत अनप्रिडिक्टेबल भी कभी घटनाएं होती हैं। तो बहुत बार हो सकता है कि उसमें मतलब सोलर सिस्टम से ज्यादा उसके बियॉन्ड जो, है ना, प्लैनेट्स हैं, उसके बियॉन्ड जो स्टार्स हैं, गैलेक्सी का जो भी पार्ट है बहुत बड़ा, उसका भी रोल रहता है। तो इसलिए कुछ रैंडम घटनाएं भी आपकी लाइफ में हो सकती हैं, क्योंकि ये जो प्रभाव है कहीं से भी आ सकते हैं। ऑलराइट। लेकिन एट लार्ज, मतलब एक मोटे तौर पे बहुत अच्छी तरह से किसी के भी एक लाइफ को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। और और जो कुछ रैंडम घटनाएं होती हैं वो अपवाद के रूप में होंगी। ठीक है। यस। तो ये हो गया आपके डेट ऑफ बर्थ का महत्व। वैसे न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ जो होता है उसका ज्यादा महत्व नहीं है। जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, वो भी मैं पढ़ाता हूं, तो उस समय हम देखेंगे कि समय का भी परिणाम होगा। ऑलराइट। तो क्योंकि समय समय पे वो क्या है कि जो प्लानिटरी अरेंजमेंट थोड़ी 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 बदल रही है, समझे। तो वो जो बारीक सा भी कोई बदलाव हो रहा है उसको भी, है ना, हमें उसको भी वी शुड टेक इट इनटू अकाउंट। ठीक है। तो और ज्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शन हम कर पाएंगे। तो जहां तक न्यूमरोलॉजी का सवाल है, हम टाइम ऑफ बर्थ में नहीं पढ़ते हैं। इससे क्या होता है कि न्यूमरोलॉजी की कंसिडरेशंस आसान हो जाती है एस्ट्रोलॉजी के तुलना में, मतलब ज्योतिष की तुलना में। तो अगर आप नौसिखिए हैं, ओके, इफ यू आर अ नोवाइस इन दिस फील्ड, तो न्यूमरोलॉजी से शुरुआत करेंगे तो आपको आसानी, और आगे जाके एस्ट्रोलॉजी में आप जा पाएंगे। वैसे आज देखा जाए, अगर जेनजीज हैं, ये अभी जो जनरेशन है उस, और जो भी नए लोग हैं, वो ज्यादा न्यूमरोलॉजी की ओर उनका झुकाव है। वो ज्यादा उस पर बिलीव करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लॉजिकल है आजकल की जनरेशन। तो उनको आंकड़ों के हिसाब से, मतलब, है ना, नंबर्स के हिसाब से आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वो उनको समझ में आता है। लेकिन ये जो हम ज्योतिष में करते हैं वो सीधा हम आंकड़ों से रिलेट नहीं करते। तो इसलिए उतना ज्यादा जो हम बोल सकते हैं कि नए जमाने के जो बच्चे हैं या नौजवान हैं, वो, जहां तक आजकल का मैं ट्रेंड देखता हूँ या पिछले 4-5 सालों का, तो न्यूमरोलॉजी को वो ज्यादा मानते हैं और ज्योतिष को कम मानते हैं। लेकिन ऐसा कुछ उसमें ऊंच नीच नहीं है, दोनों में मेरिट्स हैं।
दोनों शास्त्रों में डीप डिमेरिट्स या कुछ उनके वीकनेसेस भी हैं, और दोनों का आधार लिया जा सकता है। जहां तक सवाल है आसानी का, तो न्यूमरोलॉजी डेफिनेटली ज्यादा आसान है समझने में, सीखने में। और एक बार आपको न्यूमरोलॉजी आ जाए, और अगर आपको फिर ज्योतिष में भी इंटरेस्ट हो, मतलब एस्ट्रोलॉजी, तो उसमें भी आप जा सकते हैं, राइट। या दोनों शास्त्रों का एक साथ भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि या तो आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से प्रिडिक्शन करें या फिर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से करें। कोई एक तरीके से करें, क्योंकि दोनों के अप्रोचेस बहुत अलग हैं। तो फिर सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि आप मतलब किस लिहाज से बात कर रहे हैं। ओके, सो फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी यू शुड टेक वन स्टैंड। ठीक है, यस। और उनमें कुछ फर्क भी होते हैं, वो भी हम देखेंगे कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में फर्क क्या है। लेकिन अभी हमारा जोर न्यूमरोलॉजी में है इस कोर्स कोर्स के अंदर, तो उसकी ज्यादा बात होगी। ऑलराइट। और आने वाले कुछ एक दो महीनों में एस्ट्रोलॉजी का भी कोर्स होगा, तो वो सब आता रहता है, चलता रहता है वो। ओके, तो उसमें एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ लेना। लेकिन न्यूमरोलॉजी अगर आप पहले से पढ़ रखे हैं, आप पढ़ के रखा हुआ है आपने, तो आपको बहुत फायदा उसका एस्ट्रोलॉजी सीखते समय मिलेगा, आसानी डेफिनेटली होगी। ठीक है, यस। और हम इसको कोई मतलब सुपीरियर इंफीरियर ऐसा नहीं देखते हैं, हम एक न्यूट्रल नजरिए से देखते हैं। चाहे कोई भी प्रेडिक्टिव साइंस हो, वो लाल किताब वाला ज्योतिष हो जो आसान है तुलनात्मक रूप से, या फिर अ, वैदिक ज्योतिष हो, या उसमें भी बहुत बहुत सारी, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे, या बहुत सारे हम बोल सकते हैं नुआंसेस हैं, या उसकी भी शाखाएं हैं, उसमें उसकी बात मैं नहीं करूंगा अभी। तो चाहे ज्योतिष हो, न्यूमरोलॉजी हो, लाल किताब हो, तो ये सब आप अच्छे से समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, और कम से कम अपनी लाइफ के बारे में बहुत क्लैरिटी के साथ आप निर्णय ले पाएंगे। ये बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लोग आजू बाजू के जो फैक्टर्स हैं, भेड़ चाल होता है, जैसे सब लोग जा रहे हैं एक ही फील्ड में, तो ये भी जा रहे हैं, तो बहुत सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसको हम उसका जरूरत से ज्यादा इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर हो जाता है, और हम उसमें बह बह जाते हैं, और हमारे डिसीजंस गलत हो जाते हैं। तो ये सब हम टाल सकते हैं। डिसीजंस लाइफ में बहुत अच्छे डिसीजंस हम ले सकते हैं, क्लैरिटी के साथ ले सकते हैं, पूरी सूझबूझ के साथ, और एकदम पक्के मन के साथ। कभी कभी क्या होता है कि आपको सही डिसीजन पता होता है, लेकिन आप उस पे, है ना, अडिगता से, है ना, कायम नहीं हो पाते। तो फिर दूसरा आपको इन्फ्लुएंस करके दूसरा डिसीजन आपसे, है ना, वो मतलब करवा लेता है, इस तरह से हो जाता है। तो सिर्फ सही गलत का पता होना काफी नहीं है, एक स्टेबिलिटी, या हम बोल सकते हैं एक एश्योरेंस, असर्टिवनेस हमारे बोलने में और हमारे सोच विचार में चाहिए, वो आपको न्यूमरोलॉजी से मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी। तो अपने लाइफ के निर्णय तो आप बहुत अच्छे से ले पाएंगे, क्लैरिटी के साथ ले पाएंगे। और इतना ही नहीं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको आप सही से दिशा दे पाएंगे। ओके, अच्छा गाइडेंस आप उनको कर पाएंगे, भले। तो ये सारे न्यूमरोलॉजी के फायदे हैं। सही फील्ड में आप, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भेज पाएंगे करियर में, ताकि वो बेवजह स्ट्रगल ना करें। देखो, स्ट्रगल हर किसी को लाइफ में करना पड़ता है, कम हो ज्यादा हो, लेकिन स्ट्रगल से तो जाना होता है। लेकिन जो बेवजह वाला स्ट्रगल है, जो हम खुद बुला लेते हैं हमारी लाइफ में, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, वो वाला स्ट्रगल हम डिलीट कर सकते हैं हमारी लाइफ से। जो नेसेसरी स्ट्रगल है, जिससे आपकी वाकई ग्रोथ होने वाली है, वो स्ट्रगल आप शौक से करो। लेकिन फालतू वाला स्ट्रगल क्यों कर रहे हो, जो आपको कहीं नहीं लेके जा रहा है? तो वैसा वाला स्ट्रगल आपको बहुत, है ना, बहुत जल्द पकड़ में आ जाएगा कि अरे हाँ, ये मैं गलत जगह पे हार्ड वर्क कर रहा हूँ। ओके, तो आप जो पुराने आपके फैसले थे, उनको भी, मतलब उनको आप खारिज कर पाएंगे। गलत फैसले थे, वो आपको समझ में आ जाएंगे। नए फैसले आप कर पाएंगे, जो जो आपने, मान लीजिए कोई गलत करियर पकड़ रखा था, वो आप छोड़ पाएंगे। रिलेशनशिप में अगर आपके स्ट्रगल था, तो उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि आप अपने पार्टनर को बेहतर समझ पाएंगे। ऑलराइट। तो ये सब होने के कारण, और जितना आप अलाइन हो जाएंगे
अपने खुद के स्वभाव से, उतना आप इस यूनिवर्स के साथ भी अलाइन होंगे। और एक अच्छा लक होता क्या है? अच्छा लक तो इन अलाइनमेंट ही होता है। जो इस संसार के साथ, इस यूनिवर्स के साथ बेहतर अलाइनमेंट में है, ओके, वो ज्यादा लकी होते हैं। कम एफर्ट पे उनको ज्यादा आउटपुट मिलता है। और जो अलाइनमेंट में नहीं है, उनको हम अक्सर अनलकी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारा इनपुट करने के बाद, बहुत सारा हार्डवर्क करने के बाद भी उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, और बहुत कम मिलते हैं, अगर मिलते भी हैं तो। ठीक है। तो इस तरह से हम न्यूमरोलॉजी का यूज करके बहुत अच्छी तरह से हमारी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। राइट। और जो कंफ्यूजन होता है, वो छट जाएगा आपके दिमाग से। जो एसर्टिवनेस चाहिए होता है कि एक वजन के साथ बात करनी होती है, तो वो वजन आ जाता है, क्योंकि आप अभी पूरी, है ना, क्लैरिटी के साथ बात कर रहे हो। आप सब जान के समझ के बात कर रहे हो, तो अपने आप वो वजन आपकी बात में भी आ जाता है, आपके काम में भी आ जाता है। ठीक है। देखिए, जैसे मैं खुद हूं, तो मैंने एमटेक किया हुआ है, केमिकल इंजीनियरिंग में रिसर्च किया हुआ है, इंटरनेशनल पेपर्स पब्लिश किए हुए हैं, बहुत कुछ किया हुआ है। और उसके बाद जेई और नीट, खास करके जेई एडवांस, जो सबसे डिफिकल्ट एग्जाम मानी जाती है 12th लेवल पे पूरे भारत में, तो उसका भी मैं, जब मतलब फिजिक्स, उसमें मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो ये सब मतलब और उसके बाद मैं एक आध्यात्मिक गुरु भी हूँ, तो मैं जो साधक हैं उनको भी गाइड करता हूँ। तो ये सब मैं अलग अलग जो चीजें हैं, या एक ज्योतिषी या न्यूमरोलॉजिस्ट के तौर पे प्रेडिक्शंस करता हूँ, लोगों को गाइडेंस देता हूँ, करियर गाइडेंस भी देता हूँ, या मैरिज के, जो भी हो, जो भी उनके लाइफ में समस्या है। तो ये सारे रोल्स में क्यों कर पाया, और मुझे कैसे समझ में आया कि नहीं, मुझे वो भी करना है। जैसे मैं अभी भी जेई एडवांस पढ़ाता ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं पूरी क्लैरिटी के साथ करता हूँ कि यस, ये मुझे करना है। और जब नहीं करना होगा तो भी मुझे पूरी क्लैरिटी होगी कि अब नहीं करना है मुझे, या थोड़ा करना है और थोड़ा नहीं करना है, जो भी है। ओके। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अलग अलग फील्ड्स में मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन पूरी क्लैरिटी के साथ कर रहा हूँ। तो मैं अब जो मेरा लाइफ पर्पस है उसको अच्छे से अभी न्याय दे पा रहा हूँ। तो इस तरह से हर कोई, अगर ये या हम बोल सकते हैं, जैसे मैं एकेडमिक्स में भी पढ़ रहा हूँ कुछ चीजें, मतलब 10 से ज्यादा मेरी यूनिवर्सिटी डिग्रीज हो गई, और भी अभी 11-12 हो जाएंगे आने वाले 2-3 साल में। तो ये भी पढ़ पा रहा हूँ। तो क्या मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए जरूरी है कि किसी दूसरे व्यक्ति को पढ़ना ही चाहिए? नहीं। हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए 10वीं तक उन्होंने पढ़ लिया, वो भी उनके लिए काफी होगा, वही उनके लिए सही होगा। चाहे जमाना कहे कि इतना ठीक नहीं है और पढ़ो, लेकिन हो सकता है उनके लिए उतना ठीक है, मोर देन इनफ है। ओके। तो ये किसी एक का तरीका आपके लिए नहीं हो सकता है। ओके। आप तो आपका जो यूनिक तरीका है वो आपको समझ में आता है। ओके। तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए, नहीं। मेरे लिए जो सही था वो मैंने किया। हो सकता है बहुत ज्यादा पढ़ना किसी के लिए बहुत गलत बात हो जाए किसी की लाइफ में। ओके। तो ये जो सारी क्लैरिटी है, जो उस इंसान को खुद को समझनी चाहिए, वो आपको मिलती है। राइट। ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी के रील्स आप देखेंगे तो क्या उससे वो गाइडेंस मिलेगा? नहीं, क्योंकि क्या है, एक न्यूमरोलॉजी का रील कम से कम 10,000 लोग देख रहे हैं। जैसे कम से कम 10,000, कभी 1 लाख लोग देख रहे हैं, कभी 10 लाख लोग देख रहे हैं, कभी 1 करोड़ लोग लगभग देख लेते हैं वही रील। ओके। तो एक बहुत बड़े क्राउड से बात हो रही है वहां पे। तो जब आप कोई रील देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके लिए बोला जा रहा है, नहीं नहीं, बहुत बड़ा क्राउड है, बस वो ऑनलाइन फॉर्म में है, एक ही जगह पे नहीं। बोले, तो अगर 10,000, 20,000, 50,000 के क्राउड को कोई वक्ता बात बताता है कि आपके लिए सही है, आप कर लो, तो आप सीरियसली लोगे उसको? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इतने बड़े क्राउड के लिए बोला गया है, आपके लिए स्पेसिफिक थोड़ी बोला गया है। ओके। तो सबसे पहले यह बात समझिए कि आप न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा थोड़ा जान सकते हैं,
मेरे रील देख के या किसी और के रील देख के। लेकिन न्यूमरोलॉजी पढ़ने के लिए वो तो वन ऑन वन ही पढ़ना पड़ेगा, या न्यूमरोलॉजी की किसी क्लासरूम में आपको बैठना पड़ेगा, तब आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। ओके। तो तो रील्स को आप देख देख रहे हैं ना, तो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कोई आपके लिए न्यूमरोलॉजी के नॉलेज का सोर्स नहीं बन सकता है। ओके। उससे बस आपको हो सकता है कि कुछ इंटरेस्ट बढ़े, बट इट इज नॉट मेंट फॉर सीरियस एजुकेशन। ठीक है। और उसके बेस पे आपको अपने लाइफ के फैसले नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जैसे इस मूलांक को कौन सा करियर करना चाहिए, ऐसे रील बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, उसके बहुत वायरल रील हैं वो हमारे। लेकिन जरूरी नहीं कि वही आप करें, क्योंकि सिर्फ मूलांक के बेसिस पे ये तय नहीं होता है। भाग्यांक भी देखना पड़ेगा, राशियांक भी देखना पड़ेगा, नामांक भी देखना पड़ेगा। ओके। तो बहुत सारे फैक्टर्स जुड़ के आ जाते हैं, या फिर ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो व्यक्ति जिस घर में रह रहा है वो घर नंबर अच्छा है कि नहीं है। ओके। किस तरह का मोबाइल नंबर यूज कर रहा है। ओके। या उसका व्हीकल नंबर क्या है जो जिसको रोज यूज कर रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स अपना प्रभाव डाल रहे होते हैं। तो अगर आपने कोई रील देख लिया कि अगर आपका मूलांक या एक है तो आपको ये करना चाहिए, ये सिर्फ हम बोल सकते हैं बहुत बड़ी रियलिटी का एक छोटा सा पहलू है। उसके बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं हो सकता है। ऑलराइट। ऐसा। तो ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसलिए अगर आपको ढंग से न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो वो क्लासरूम में सीखनी पड़ेगी। ठीक है। यस। तो ये आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मतलब पहले दिन हम ज्यादा डोज नहीं रखना चाहते। ओके। कल के दिन से हम देखेंगे कि मूलांक क्या होता है, और फिर हर मूलांक की क्या विशेषता है, वो हम देखने वाले हैं। तो वो कल के लेक्चर में होगा। और किस तरह से न्यूमरोलॉजी को मतलब समझ के फिर अप्लाई करना है, इसमें कोई रट्टा नहीं मारना है, कोई मेमोराइजेशन नहीं करना है। ये हम बताएंगे। क्या मैं मेमोराइजेशन के खिलाफ हूं? नहीं। कुछ सब्जेक्ट होता है वो मेमोरी बेस्ड होते हैं, उनको मेमोराइजेशन से ही डील करना चाहिए। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, तो उनको समझ के फिर अप्लाई करना हो। तो न्यूमरोलॉजी एक समझ के अप्लाई करने का सब्जेक्ट है, वो एक कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे मेमोरी मेमोराइज करने का कोई ज्यादा रोल नहीं है। ऑलराइट। अगर आप उस चीज को अच्छे से समझ जाते हैं तो वैसे भी वो चीज अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से डील कीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये पढ़ाता हूँ, नीट पढ़ाता हूँ, तो उसमें बायोलॉजी है, काफी हद तक मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट है, कंसेप्ट है उसमें, फिर भी रट्टा मार के बहुत अच्छा स्कोर आप उस सब्जेक्ट में ला सकते हैं। हिस्ट्री मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट काफी बार हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्स में वो मेमोरी चेक करते हैं, अंडरस्टैंडिंग चेक नहीं करते। लेकिन फिजिक्स है जो मैं पढ़ाता हूँ, या एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी, ये सारे कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, तो इनको समझना ही पड़ेगा। ओके। रटने से नहीं हो सकता ये। ठीक है। या और कोई भी सब्जेक्ट, जैसे टैरो हो, कुछ लोग टैरो कार्ड का मीनिंग याद कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को टैरो कार्ड रीडर नहीं बनना चाहिए। पहले चाहिए उनको कि वो समझे सिंबल्स को, फिर अच्छी तरह से रिलेट करने लग जाएं। फिर है ना, जो लाइफ में जो एग्जाम्पल्स है कुछ रिसर्च करें, है ना, क्या कुछ कौन से कार्ड का मतलब क्या निकला था। ओके। तो ये सब रिलेट कर और फिर वो अच्छी तरह से प्रेडिक्शंस दे पाएंगे। ओके। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी गूढ़ विद्या हो, बहुत ही मिस्टेरियस होता है ये, तो उसको पहले क्या होता है कि कंसेप्ट समझना होता है। और और इतने इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होते हैं कि आपको मजा ही आ जाएगा। ठीक है। तो और ये सिर्फ पढ़ के छोड़ना नहीं है, लाइफ में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। और इतनी क्लैरिटी आपको कोई भी सब्जेक्ट दूसरा जो आपने 10वीं तक 12वीं तक पढ़ा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा है, जितना न्यूमरोलॉजी आपको क्लैरिटी देगा आपकी लाइफ के बारे में, जितना डिसीजन मेकिंग आपका शार्प हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग की स्किल आपकी मतलब कमाल लेवल पे सुधर जाएगी। ओके। बाकी लोग भी आपके पास आएंगे, कोई डिसीजन मेकिंग में उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, आपसे सलाह लेंगे। उस तरह का इंप्रूवमेंट न्यूमरोलॉजी पढ़ने से होता है। ओके। और अगर आपको न्यूमरोलॉजिस्ट बन के मतलब सक्सेसफुल करियर करना है, तो क्या करना है उसके बारे में भी मैं आपको गाइड करूंगा।
लेकिन मैं ये इंश्योर करूंगा जो भी यहाँ पे अटेंड करता है उसका लाइफ, ये कोर्स पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद एक क्लियर उसमें डेवलपमेंट दिखे, एक क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखे, ये मैं इंश्योर करना चाहूंगा। क्योंकि एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पे जो भी साधक हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म करना, ये भी मेरे मतलब मेरा एक काम है। मेरी जो मेरा जो सेवा व्रत है उसके उसके लिए मुझे ये करना होता है। ओके, तो उसकी गारंटी मैं पूरी आपको देता हूँ। तो आप जुड़े रहें और रेगुलरली लेक्चर्स करते रहें और लेक्चर्स में बात भी करते रहिए। अभी मैं 5 मिनट के लिए आपको डाउट्स अगर कुछ होंगे तो उनको, वो डाउट्स पूछने के लिए मैं 5 मिनट रखता हूँ और उसके बाद हम रुक जाएंगे। ओके, और कल से लेक्चर एग्जैक्ट 4 से लेके 5 तक होगा। हम 5 के आगे एक्सटेंड भी नहीं करेंगे और 4 शार्प 4 बजे शुरू करेंगे। ठीक है, Yes. बताइए, और कुछ है? कुछ डाउट्स आप पूछना चाहते हैं? इंदिरा मैम, क्या इंद्र क्या है? आप इंदिरा मैम है? ओके। सिंह सर, जगदीश सिंह सर, बी सिंह सर, जीत कौर जी बताइए, मनीष शाही जी, कुछ डाउट हो अभी पूछ सकते हैं। कंसेप्ट से रिलेटेड डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कोई आपका पर्सनल प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं पूछना है, वो कंसल्टेशंस में होता है और सारे कंसल्टेशंस पेड होते हैं। ओके, वो वहां पे कोई मतलब फ्री सर्विस नहीं होती। हाँ बताइए, एसएसडी साहब आप भी बता सकते हैं। यस, एनी डाउट सो फार? तो कल हम देखेंगे आपके नसीब को है ना प्रभावित करने वाले कौन से इंटरनल फैक्टर्स हैं और कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, और वो किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं। उससे लाइफ में क्या सच में उसमें कितना बदलाव होता है, और कौन से फैक्टर्स पे ज्यादा जोर देना चाहिए जब भी हम कोई रेमेडीज कर रहे हैं। तो कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, इंटरनल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। और घर नंबर का भी क्या कोई महत्व है, या मोबाइल न्यूमरोलॉजी करके एक सब्जेक्ट है, तो मोबाइल नंबर का महत्व क्या है। ओके, व्हीकल नंबर का महत्व क्या है, ये सब बातें हम कल देखेंगे। और किस तरह से हम अपनी लाइफ में फास्ट प्रोग्रेस कर सकते हैं, हमारा जो परिवार है उसको अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं, हमारी मतलब हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी, ये सारे सेक्टर्स में किस तरह से हम रैपिड प्रोग्रेस कर सकते हैं, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। और कुछ लोग इसके बियॉन्ड भी चाहते हैं ग्रोथ, जैसे स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी हो, आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ना हो, तो क्या करना चाहिए, उसका भी गाइडेंस मिलेगा। अगर उस तरह के आपके प्रश्न होंगे तो उसका भी मैं बताऊंगा। लेकिन ज्यादातर लोगों को हेल्थ के बारे में, रिलेशंस मतलब मैरिज हो या फैमिली रिलेशंस हो, उसके बारे में दिक्कतें होती हैं। करियर करियर के बारे में दिक्कतें होती हैं कि जॉब कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम करें ना करें, कौन सी करें। ओके, ये सब रहता है। और मनी से रिलेटेड दिक्कतें लोगों को रहती है कि किसी को बहुत सारा कर्जा हो गया है, या किसी को बिजनेस शुरू करना है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या जॉब ही ठीक है। तो उन सबको हम बहुत अच्छे तरह से आंसर दे सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्टार्टअप करना या बिजनेस करना अच्छी बात है, ऐसा हम इन जनरल नहीं बोल सकते हैं। किसी के लिए हो सकता है, किसी भी व्यक्ति के लिए उनके डेट ऑफ बर्थ को देखते हुए, कि बिजनेस करना एक बहुत खराब आइडिया हो सकता है उनके। ओके, तो इन जनरल चीजों को देखना बंद कीजिए। अरे हाँ बिजनेस अच्छा है, ओके, या आईएएस अच्छा है। हो सकता है आईएएस अपने आप में अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि कोई आईएएस की प्रिपरेशन में जाए और उसका फिर बहुत नुकसान हो जाए उसके बाद में। वो आईएएस प्रिपरेशन में न जाता तो बहुत अच्छा करता लाइफ में, ये भी तो है। ओके, तो कोई भी चीज जो सो कॉल्ड अच्छी मानी जाती है, वो इन जनरल बोला जाता है वो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत यह है कि इन जनरल जो अच्छा होता है, हो सकता है कई सारे व्यक्तियों को स्पेसिफिकली देखा जाए तो उनके लिए वो चीज खराब हो, और वो कोई उनको बताने के लिए तैयार ही नहीं है। या बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो सबके लिए अच्छा है, आपके बच्चे के लिए बहुत बुरी चीज है वो, और आप उस वही चीज करने के लिए सख्ती कर रहे हो उस पे, तो उसका फ्यूचर आप ही खुद ही खराब कर रहे हो। लेकिन आपको तो लग रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ओके, तो ये तो बहुत सारे जो गलत फैसले हैं वो भी आपको समझ में आ जाएंगे, और जल्दी आप उस पर एक्शन ले पाएंगे, अपने गलत फैसलों को बदल पाएंगे, सही फैसले कर पाएंगे।
और ऑलरेडी अगर आप अच्छे ट्रैक पे हो तो उसको कंटिन्यू कर पाएंगे, लेकिन इस बार आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, क्लैरिटी ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए फिर, अगर कोई डाउट नहीं है तो यहाँ पे रुकते हैं। ओके, कल देखेंगे हम स्लाइड्स के माध्यम से कि, और मूलांक वाला कंसेप्ट अच्छे से देखेंगे, और हर मूलांक की जो विशेषता है उसको भी बढ़िया से देखेंगे। ठीक है, ओके सात्विक जी, Sir, can I ask फिर you, मिलते हैं। sir, can I ask you one हाँ question? हाँ, मेरा नंबर आपको मिलेगा, आप जिस नंबर पे मैं, The है ना, actually, रसेल महाराज actually, करके sir, ग्रुप में मैसेज डालता हूँ ना, वही मेरा नंबर है, ऑफिस नंबर है। अच्छा, ओके, वहां actually, पे sir, अगर actually, कंसल्टेशंस sir, करने होते हैं, मैं पहले ही बता दूं कि कोर्स हम फ्री में सिखाते हैं, वो भी कौन सा, ये जो फाउंडेशन कोर्स होता है, जो मेन कोर्स होता है। बाकी जो हर कोई कंसल्टेशन हमारा जो होता है, हमारा 100%, हर एक कंसल्टेशन, है ना, पेड होता है, उसके चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो यही आपको मौका है कि जिसमें आप बिना कोई, है ना, पेमेंट किए आप मुझसे बात कर सकते हैं सीधी। ऑलराइट, नहीं तो मैं जनरली कॉल नहीं उठा पाता हूँ, उतना समय नहीं देता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर लोग होते हैं सिखाने सीखने के लिए न्यूमरोलॉजी, तो मैं ग्रुप को टाइम दे सकता हूँ। वन ऑन वन अगर टाइम देना हो तो उसके लिए चार्जेस होते हैं। ठीक है, यस, ओके। तो और लेकिन बहुत सारा आपका जो है, बहुत सारी आपकी समस्याएं इस कोर्स के माध्यम से भी हल हो जाएंगी, तो जरूरी नहीं है कि, है ना, कि हर किसी को कोई पेड कंसल्टेशन लेना पड़े। ओके, कोई आपको स्पेसिफिक गाइडेंस किसी के ऊपर चाहिए तो पेड कंसल्टेशन इज द बेस्ट वे। लेकिन बहुत सारी समस्याएं जो हैं ये इन माध्यम से भी सुलझ जाती हैं, या हमारा जो इंस्टाग्राम पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है, सैकड़ों रील्स हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा, और काफी सारी दिक्कतें आपकी, वो उसमें हमने जो रेमेडीज बताई हैं वो यूज करने से भी दूर हो जाएंगे। ठीक है, और कोई बड़ी दिक्कत हो तो उसके लिए कंसल्टेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ओके, नमस्कार, थैंक यू। ओके, चलो बाय, सिंह साहब, इंदिरा मैडम, जगदीश सर, जीत कौर जी, सात्विक जी, एस एस डी जी, चलिए बाय, टेक केयर।